हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। आज मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज़ की, जो कि 10th क्लास का है। और इस ये जो 2023 से 2024 का जो सेशन है, इसके बीच में क्या कुछ आने वाला है, एक एक नंबर के मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड रही कि सर आप हमें एमसीक्यूज़ भी करवाइए। वैसे तो आप अगर चाहें तो जो मैंने आपको थियरी करवाई है लॉन्ग टर्म में, तो आप वो भी आप देख देख करके उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं भी आपके सामने वही करने वाला हूँ जो आपको आप घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चलो, मैं आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन अंडरलाइन कर दूंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी जल्दी आसानी रहेगी। एक एक नंबर के क्या कुछ पूछ सकते हैं मैं वो आज सब क्लियर करूंगा। तो आपका सिलेबस तो आपके सामने है, आपने देखा होगा। यूनिट 1 में डेफिनेशंस हैं, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर तानपुरा है। यूनिट 3 के अंदर इसके अंदर राग परिचय है। 3.1 में 3.2 के अंदर ताल परिचय है। यूनिट 4 के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपोजिशन आपको लिखनी है, जो कि है नोटेशन है, राग नोटेशन। उसके बाद स्वरों को पहचानना है और आपको थोड़ा सा विस्तार करना है, एलोब्रेट करना है। यूनिट 5 के अंदर जीवन परिचय है, जो कि सदारंग फयाज का तानसे और ओमकारनाथ ठाकुर जी का है। तो अब हम चलते हैं एक नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक नंबर के क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे। तो एक एक नंबर पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आलाप के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहली लाइन आप देख लीजिए, आलाप संगीत में एक अलंकारिक तत्व है। तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। अलंकारिक तत्व का अर्थ आपको पता ही, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकारिक का अर्थ हुआ कि जो आभूषण की तरह काम करता है, चमकाता है, ठीक है। तो अलंकारिक तत्व वो हुआ जो सुंदरता बढ़ाता है, ठीक है, जिससे गायन वादन की सुंदरता बढ़ती है। राग के स्वरूप की रक्षा करते हुए विलंबित स्वर विस्तार करने की क्रिया को, तो मतलब ये है कि राग जो आलाप है वो किस गति में होता है, तो वो होता है विलंबित गति में, मतलब विलंबित स्वर विस्तार। तो इसको भी आप क्लिक कर लीजिए कि राग की जो गति होती है वो विलंबित, विलंबित का अर्थ होता है स्लो स्पीड, ठीक है ना, बिल्कुल धीमी गति। आलाप में सौंदर्य वृद्धि करने की आवश्यकता अनुसार कण खटका मुर्की गम, ये तो आगे की बात है, आगे चलते हैं। क्या क्या आपको अंडरलाइन करना है। राग आलाप रागों का आधार स्तंभ है, ठीक है। इसका मतलब है कि आधार स्तंभ का मतलब रागों की पहचान होती है आलाप से। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी राग में आलाप प्रस्तुत करते समय गायक राग के वादी संवादी, तो ये इसको नोट करना है आपने कि वादी संवादी स्वरों का ध्यान रखता है वो, ठीक है। वादी संवादी स्वर जो जो भी गायक गा रहा है वो वादी संवादी स्वर जरूर दिखाता है, आलाप के द्वारा दिखाए जाते हैं वादी संवादी स्वर। अलंकार और गमक से सजाता है, ये एक अलग चीज़ है, ये भी आप कर सकते हो, जिससे उसकी प्रस्तुति प्रभावशाली हो जाती है। आलाप में किए हुए स्वरों के प्रयोग से राग का संपूर्ण दर्शन हो जाता है। देखो ये वापस वही चीज़ आ गई, वो मैंने यहाँ समझा दिया। राग का संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण दर्शन मतलब आलाप करने से राग का संपूर्ण दर्शन सामने आ जाता है, समझ में आ जाता है। दो स्थानों पर आलाप होता है, ठीक है। राग का प्रयोग राग में दो स्थानों पर होता है। एक तो राग के पहले, देखो आप काफ़ी और वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियो मिलेगी आपको आलाप को लेकर के, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का कुछ तरीका है वो कुछ अलग है। वो कैसे कि देखो, लोग कहते हैं कि राग जो आलाप जो है आरंभ में ही करते हैं, बस एक स्थान पर आलाप होता है। गायन के आरंभ में ही सिर्फ आलाप किया जाता है, ऐसा नहीं है। गायन के आरंभ में भी होता है, और जब हम स्थाई गा लेते हैं तो स्थाई के आलाप, अंतरिक आलाप, ये सब भी चलते हैं। तो बीच में भी होता है आलाप और आरंभ में भी होता है। जब आलाप का काम खत्म हो जाता है फिर तानों का काम आता है, तो उसके बाद आलाप नहीं चलते। तो मैंने यहाँ दो जगह लिखा है, राग के पहले और राग के मध्य, ठीक है। यहाँ पर चार प्रकार के आलाप बता रहे हैं। देखो पहले समय में दो प्रकार के आलाप होते थे, जिसको हम कहते थे, एक तो आकार के आलाप और एक नोम तोम के आलाप, ठीक है। लेकिन आज के समय में मैं आपको चार आलाप बता रहा हूँ, जो कि मैं खुद भी गाता हूँ। देखो सबसे पहले स्वरों का आलाप। तो स्वरों के आलाप में क्या होता है, स्वरों के रूप में आलाप करना स्वर आलाप कहलाता है। मतलब आलाप जो है वो हमें स्वर के रूप में सुनाई देगा, जैसे कि सारे का कुछ स्वर हमें सुनाई देंगे। उसके बाद हम चलते हैं आकार के आलाप। तो आकार के आलाप में हमें आकार सुनाई देता है, आकार के रूप में दिखाई देता है, ये भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। नोम तोम के अंदर निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जो तराने के अंदर यूज होते हैं, ताना ना देम दिम ताना नो नोम, जैसे कि ये है, इन शब्दों को यूज करके आप कर सकते हो। तो नोम तोम के आलाप कहाँ चलते हैं, नोम तोम का आलाप कहाँ चलता है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपका, तो ध्रुपद और धमार में चलता है। वैसे भी ध्रुपद और जब धमार की गायन शैली आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है। तो जो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उसको आप देख सकते हैं। बोल आलाप का मतलब होता है जब बोलों को आलाप के रूप में गाता है, तो जो गीत के जो बोल होते हैं वो आलाप के रूप में सुनाई देते हैं। आलाप के चार भाग होते हैं भैया, चार भाग और चार प्रकार, ठीक है। तो चार भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, चार भाग, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। आगे चलते हैं तान के ऊपर, कि तान का क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो देख लीजिए। बड़े ही आसान है। सबसे पहली ही लाइन को हम देखते हैं। तान शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया, तान जो शब्द है उसकी तन धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है तानना। इसका अर्थ क्या है, तानना, ठीक है। तन का अर्थ तानना या तान का अर्थ भी तानना। तान का अर्थ आलाप के विपरीत है। क्यों है विपरीत, आलाप के विपरीत क्यों है, क्योंकि ये द्रुत गति में गाई जाती है। आलाप और तान में सिर्फ गति का अंतर है भैया, गति या लय एक ही बात होती है। गति लय स्पीड एक ही बात होती है। हिंदी में हम गति और लय बोलते हैं।
आलाप में विलंबित गति में स्वर विस्तार होता है, तो तान में द्रुत गति के अंदर स्वर विस्तार होता है। तो द्रुत गति यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे आलाप इसके लिए, तान के लिए। कहने का भाव यह है कि जब स्वरों के समूह को द्रुत गति में गाया बजाया जाए तो उसे तान कहता है। तो द्रुत गति में जब स्वरों को गाया बजाया जाता है तो उसको हम तान कहते हैं। तान का कार्य आलाप के बाद होता है। भैया देखो, ये मैंने आपको बताया था, आलाप के बाद, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। तानों का प्रयोग गाने के बीच में होता है ना, गाने के बीच में होता है। और वैसे गाने के अंत में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम गाने के बीच में भी हम कर रहे हैं, क्योंकि गाने के बीच में बिल्कुल अंत में तानों से खत्म तो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप स्थायी गा करके इसको खत्म कर सकते हो। तो गाने के बीच में होता है। ख्याल गायकी में अधिकतर दुगुन, चौगुन तथा कभी 8 गुण की तान भी चलती है। ये तो सिर्फ याद कर लेना। अब देखो, जो वादक कलाकार तबले पर तानों को किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं तोड़े के रूप में प्रयोग, तोड़े। ठीक है, तो ये है तोड़े, तोड़े 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 के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। तान चमत्कार और कला प्रधान होती है। तो तान से चमत्कार का भी रिलेशन, चमकना मतलब चमत्कार हो गया एकदम से, है ना, एकदम से फास्ट बातती है। तानों के कुछ प्रकार हैं यहाँ पर, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपके कि शुद्ध तान क्या है। तो शुद्ध तान है तान, कूटतान भी तान है, मिश्र तान भी तान है, अलंकारिक तान भी तान होती है, छूट की तान भी तान होती है, जबड़े की तान भी तान होती है, फिरत की तान, खटका, ठीक है, खटके की तान, धानेदार तान, हलक तान, गमक तान, ये सब ताने हैं। और बहुत सी तानें जो रागों में प्रयोग की जाती है। एक आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट में, अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी तो एक विलंबित ख्याल का बताना है मैंने, और साथ में एक और बताऊंगा कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो आपके बनेंगे जो यहाँ पर भी नहीं है और पूछ भी सकते हैं वो, तो वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर की जो तानों के प्रकार हैं उनकी मैं डेफिनेशन दे दूंगा कि जबड़े की तान क्या होती है, शुद्ध तान क्या होती है, कूट तान क्या होती है। लिखा हुआ दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं। कर्ण स्वर सबसे पहला है, गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र करना। तो स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श मात्र करना ही कर्ण स्वर कहलाता है। कर्ण का अर्थ होता है तिनका, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। कर्ण को स्पर्श स्वर भी कहते हैं, ये भी आपको अंडरलाइन करना है। कर्ण स्वर को इस प्रकार से लिखते हैं कि मध्यम के ऊपर पंचम। ठीक है, मध्यम के ऊपर पंचम, जैसे कि मान लो ये मध्यम है, ये मूल स्वर हो गया, इसको गाया गया और इसको छुआ गया है, या धैवत के ऊपर निशान, मतलब आगे कोई भी स्वर आप छू रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, ऊपर लिखा जाता है। आगे चलते हैं। कर्ण स्वर को लिखने के लिए मुख्य स्वर पर स्वर लिख दिया जाता है। मुख्य स्वर पर एक स्वर लिख दिया जाता है। जो स्वर हमने लिखा है ना, ये वही कर्ण स्वर होता है। उस छोटे स्वर को ही कर्ण स्वर कहते हैं, इसको ध्यान रखें। एक अलंकारिक तत्व है, ये तो हो ही गया, जिससे ठीक है संगीत रचना सजाना हो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, पूर्व लगन कर्ण क्या होता है। तो आपके सामने होगा, देखो पूर्व लगन का अर्थ होता है कि जो पहले के स्वर हो, जैसे रे देखो गा से पहले आता है तो ये इस तरफ लग गया बाईं ओर। ठीक है, गा माँ से पहले आता है तो बाईं ओर लग गया, माँ और सा गा से पहले तो बाईं ओर लग गया। यदि कोई भी स्वर है जो स्वर से इस तरफ होगा, उसको छुआ तो वो पूर्व लगन कर्ण, और यदि कोई स्वर है तो इस तरफ हुआ, मतलब दाईं ओर हुआ, तो वो अनुलगन कर्ण होगा। तो यहाँ पर आप बाईं ओर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो पूर्व लगन कर्ण होता है वो स्वर के कहाँ लगता है, तो आपको यहाँ लिखना है बाईं ओर। बाईं का अर्थ क्या होता है, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बाईं ओर हो गया। और ये वाला जो अनुलगन कर्ण होता है ये कहाँ लगता है, ये लगता है दाईं ओर, दाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर और दाईं ओर ये लगता है, मतलब ऊपर की ओर। जैसे कि मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ छोटा सा, मेरे को बताना है कौन सा कर्ण स्वर है। यदि मैंने लिखा पा और पा के ऊपर मैंने लिख दिया नी, तो ये वाला कर्ण स्वर आपको बताना है। ठीक है, मैं कमेंट में मैसेज करना, और ये वाला बताना मेरे को। चलो ये लिखा मैंने और ये वाला मैंने लिखा, तो ये कौन कौन से कर्ण स्वर हैं, इनमें से अनुलगन कर्ण कौन सा है और पूर्व लगन कर्ण कौन सा है। क्लियर? ठीक है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। आप जब आप बताओगे तो उसमें कमेंट में बताना भी और क्यों है वो। ठीक है, अनुलगन कर्ण की पहचान क्या है और पूर्व लगन कर्ण की पहचान क्या है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट चलता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ आप लोगों का एक टेस्ट लिए जाए और क्वेश्चन मैं कुछ दे दूँ और आप मुझे लिख करके व्हाट्सएप कर दें, तो मैं चेक कर लूँगा कि भाई किसके कितने नंबर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ तो शायद हो भी सकता है, लेकिन अब इतना समय नहीं है। आगे चलते हैं, मींड की ओर चलते हैं। मींड दो स्वरों को इस प्रकार बजाने को कहते हैं जिनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान ना रहे। ठीक है ना, रिक्त स्थान ना रहे। अटूट ध्वनि हो गया, अटूट ध्वनि को मींड कहते हैं हम। देखो, मींड निकालने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्रकार लगा दिया जाता है। उल्टा अर्धचंद्रकार, ये उल्टा अर्धचंद्रकार कैसे होता है, ये पूरा जैसे मान लो एक चांद का आकार है, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये चांद का आकार हो गया। ठीक है, इसको काट दिया हमने, काट दिया तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये तो अर्धचंद्रकार हो ही गया। और ये क्या हो गया, ये उल्टा अर्धचंद्रकार हो गया। ठीक है, उल्टा धनुष के रूप में इसको उल्टा अर्धचंद्रकार, इसका नाम याद रखना। उल्टा अर्धचंद्र भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं तो चंद्रकार बोलता हूँ, चंद्र का आकार, उल्टा आधे चांद का आकार। जैसे कि देखो ये सा और माँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सा और माँ जब गाएंगे तो बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होगा, बिल्कुल बिना तोड़े इसको गाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अनुलोम मींड और विलोम मींड दो प्रकार की मींड होती है। प्राचीन गमक का एक प्रकार है। तो जो मींड है ना, मींड मतलब ये अलग पॉइंट है।
तो जो मींड होता है ना, मींड क्या है, गमक का एक प्राचीन गमक का प्रकार है। यहाँ पर लिखना है आपको प्राचीन गमक का प्रकार कौन सा है। क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ण स्वर है, आलाप है, तान है या मींड है, तो आप कहोगे प्राचीन गमक का प्रकार मींड है। इसका एक और नाम है जिसको वली कहते हैं, मतलब इस गमक का नाम वली है। ये जो गमक है ना, ये वाली गमक, इसका नाम वली है। तो मींड को कुछ लोग वली भी कहते हैं, मतलब अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन मींड ही कहते हैं वैसे तो। लेकिन ये अगर क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, तो ये मैंने अलग से निकाल कर इसको यहाँ लिख दिया है। अब मींड के प्रकार की ओर चलते हैं। मींड के प्रकार को समझते हैं। दो प्रकार की मींड होती है, अनुलोम मींड और विलोम मींड। अनुलोम का मतलब होता है जो स्वर से आगे की ओर हो, सा से रे, सा से गा, सा से मा, सा से पा। तो ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया, ये अनुलोम है और ये विलोम है। विलोम मतलब पीछे की ओर होती है तो उसको विलोम मींड कहते हैं। मतलब ये विलोम उल्टी, ये विलोम उल्टी और ये सीधी। तो कैसे होगा, देखो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ तो मेरे को बताना कौन कौन सी विलोम है, कौन सी अनुलोम है। मैं एक, अच्छा ये बताओ, एक तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, पामा ये कौन सी मींड है, और आप ये बताएंगे रेसा, एक ये बताएंगे कौन सी मींड है, और एक आप बताएंगे मानी। ठीक है, ये तीन मींड आपको मैं दे रहा हूँ, इन तीनों में से तीनों मींड बताओ कि ये मींड कौन सी है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मेरे को बताना। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आ जाते हैं 1.2 के ऊपर, जिसके अंदर हमने ध्रुपद गायन शैली के बारे में बात करनी है, या फिर जो भी गायन शैली हमने वो बात करनी है। ध्रुपद गायन शैली पे चलते हैं। ध्रुपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, ध्रुव और पद। तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, पद का अर्थ होता है स्थान, मतलब जो अपने स्थान, अपने पद पर अटल रहे। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किसने किया है, तो सीधा हम चलते हैं। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार हुआ है 15वीं शताब्दी में, तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंदर इसका आविष्कार हुआ है। किसने किया है, राजा मानसिंह तोमर ने। राजा मानसिंह तोमर ने इसका आविष्कार किया है। कहाँ के रहने वाले हैं वो ग्वालियर के रहने वाले हैं। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के रहने वाले। 15वीं शताब्दी में ध्रुपद का आविष्कार किया राजा मानसिंह तोमर ने, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये भी आ सकता है अकबर के समय में, मतलब जिस समय पे राजा मानसिंह तोमर था उस वक्त अकबर का शासनकाल था, तो अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरदास, बैजू बावरा और गोपाल आदि ने भी ध्रुपद ही गाया है। इसका मतलब ये भी उनसे रिलेटेड है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके शब्द अधिकतर ब्रिज भाषा, तो ये वाला मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन, ब्रिज भाषा में। ठीक है, ब्रिज भाषा में होते हैं। ध्रुपद की प्रकृति कैसी होती है भैया, गंभीर होती है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, गंभीर होती है। ध्रुपद को गाने से कहाँ फर्क पड़ता है, हृदय पर पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है, हाथों पे पड़ता है, पैरों पे पड़ता है, पेट पर पड़ता है, या फिर कंठ और फेफड़ों पर पड़ता है। तो कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन 100% आ सकता है जहाँ तक मेरे को लगता है, कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है, इसलिए इसे मर्दाना गायकी कहते हैं। मर्दाना मतलब इसको सिर्फ मर्द लोग ही गाते थे, इसको औरतें नहीं गाती थी। मर्दाना गायकी पर क्लिक कर सकते हो। आगे चलते हैं। वैसे तो काफ़ी बड़ा है ध्रुपद का, 10वीं के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको उतना ही लिखना है जितना आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का है, 2 नंबर क्वेश्चन है तो आप लिखे ही जा रहे हो। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिपेंड ये करता है। ऐसा नहीं कि आपने बस पेज भरने से मतलब नहीं है अपने को, चाहे आप लिखो 5 लाइन या 4 लाइन, बस वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। भाई ध्रुपद का मतलब ये है कि आप एक बार मतलब 1/4 भी लिखेंगे, 1/4 भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा, 1 पेज लिखेंगे तब भी हो जाएगा, आधा पेज लिखेंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। मध्यकाल में अधिकता, देखो इसका जो प्रचलन है वो कब था, मध्यकाल में। ठीक है ना, मध्यकाल में अधिकता। आगे चलते हैं। ध्रुपद का जो स्थान है वो लिया है ख्याल गायन शैली ने। ख्याल गायन शैली ने ध्रुपद का स्थान ले लिया है। ध्रुपद में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ध्रुपद ये है इंपॉर्टेंट, ध्रुपद खुले बोलों पर गाया जाता है, खुले बोलों की ताल पर गाया जाता है। तो खुले बोलों की ताल आपको याद रख लेनी है, 4 ताल, ब्रह्म ताल, सूल ताल, तीव्र ताल, मत ताल, शिखर ताल। हो सकता है कि कोई ऐसी ताल आपसे पूछी जाए कि इनमें से एक ताल ऐसी पहचानो जो ध्रुपद गायन शैली के लिए यूज़ होती है, उस ध्रुपद उस पर गाया जाता है। जैसे कि मान लो कहरवा ताल, 3 ताल, तिलवाड़ा ताल और एक आ जाए मत ताल, तो आप कहोगे मत ताल। ये आंसर आपका ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये कुछ तालें, इनका नाम याद कर लेना। ये पखावज पर होती है, पखावज, ये पखावज है, ये जय है, पखावज। तो ध्रुपद की, ये देखो ये पखावज, ध्रुपद की संगति होती है पखावज। पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, इसके ऊपर इस पर खुले बोल चलते हैं, खुले बोलों की ताल बजाई जाती है हमेशा। ध्रुपद में सर्वप्रथम नोम तोम के आलाप होते हैं, जैसे कि मैं बताता, नोम तोम के आलाप ध्रुपद और धमार में होते हैं, तो इसको ध्यान रखना, नोम तोम के आलाप होते हैं। धीमी गति से आरंभ किया जाता है, फिर लयकारियाँ चलती है, लयकारियाँ हो चलती है ध्रुपद में, तो इसको भी आप, ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। 2 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण की लयकारें चलती है। इसमें अलाप तानों का प्रयोग नहीं होता, तो अलाप तानों का प्रयोग इसमें नहीं होता। ध्रुपद गमक और मींड ये आएगा, ये कर लो, गमक और मींड युक्त होता है, गमक और मींड से मिला होता है। ध्रुपद के जो गायक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कलावंत।
जो ध्रुपद गाता है उनका जो नाम है वो कलावंत होता है। जैसे गज़ल गायक होते हैं तो ऐसे ध्रुपद गायक जो होते हैं, ध्रुपद की 4 बानियाँ होती हैं। बानियाँ का मतलब क्या होती है? 4 बानियाँ होती हैं जहाँ पर ध्रुपद सिखाया जाता था, ठीक है ना। एक गुरुकुल जैसे कि घराने होते हैं जहाँ पे जो ख्यालों के लिए बने, वैसे ही ध्रुपद की बानियाँ जहाँ पर ध्रुपद प्रॉपर रूप में सिखाया जाता था, जो गुरु शिष्य परंपरा में, तो बानियाँ जहाँ ध्रुपद सिखाया जाता हो। तो 4 बानियाँ हैं, खंडहार बानी, नोहार बानी, डागुर बानी और गोबरहार बानी। खंडहार, ठीक है, नोहार, डागुर और गोबरहार बानी। आगे चलते हैं, धमार में आ जाओ भाई। धमार क्या है? ठीक है, यह एक प्राचीन गीत का प्रकार है, इसको ध्यान रखें। धमार गायन को धमार ताल में गाया जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, धमार ताल, ठीक है। धमार ताल में इसको गाया जाता है, जिसकी 14 मात्रा होती है। ये 14 मात्रा की ताल होती है। धमार सिर्फ एक ही ताल होती है, ये धमार जिसके ऊपर गाया जाता है। तो 14 मात्रा, धमार ताल में कितनी मात्रा होती है? 14। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, धमार गायन में गायन जिस पर बजती है वो धमार ताल होती है, और धमार ताल की कितनी मात्रा होती है? तो आप लिखोगे यहाँ पर 14 मात्रा होती है। इसमें राधा कृष्ण की और गोपियों की होली का वर्णन मिलता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। ईश्वर की भक्ति का वर्णन मिलता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। नोमतोम का आलाप देखो, नोमतोम का आलाप कहाँ पर है? ध्रुपद के समान। ध्रुपद के जैसी गायकी कौन सी है? धमार है। लयकारियाँ भी इसमें दिखाई जाती है, ये हो गई। गमक और मींड का भी प्रयोग होता है ध्रुपद और धमार में, दोनों में खूब खूब बढ़िया तरीके से। कुछ लोगों से आगे चलते हैं, पखावज देखो, ये भी एक जैसा है। ध्रुपद और धमार में पखावज बजाने की परंपरा है। ध्रुपद और धमार से पखावज, खुले बोलों की ताल चलती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें भी खुले बोलों की ताल चलती है, ध्यान रखना इस बात का। खुले बोल चलते हैं इसमें, बंद बोल नहीं है। तो ये खुले बोल है, जो खुले बोल की जो ताल है, ये जो धमार है एक ही ताल होती है, ये खुले बोलों की ताल है, क्योंकि ये पखावज पर बजाई जाती है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट, एक और रह गया, ठीक है। हम बात करें तराना गायकी की, तो यहाँ पे चलते हैं सीधा। तराना भारतीय संगीत की लोकप्रिय गायन शैली। तराना शब्द, तराना फारसी भाषा का शब्द है, तो भैया इसको आप कॉपी कर लो, देख लो, जिसका अर्थ है नग्म, ठीक है। नग्म एक विशेष प्रकार का गीत है, मतलब एक विशेष प्रकार कहते हैं। कुछ विद्वानों को विश्वास है, नग्म पे कर लेना, कि तराना की उत्पत्ति तरनम धातु से, तरनम शब्द से हुई। तो भैया इसको कॉपी कर लो आप, इसको देख लो अच्छे से कि तरनम शब्द से इसकी, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आगे चलते हैं। तरनम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हल्का गान व मधुर गान, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना तराना फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो लेकिन फारसी भाषा तो मैंने पहले बता ही दिया आपको। तो जो तरनम है ना, तरनम है अरबी भाषा का शब्द। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तरनम किस भाषा का, तो आप अरबी भाषा बताओगे, और पूछेंगे तराना किस भाषा का शब्द है, तो आप बताओगे फारसी भाषा का शब्द। तो तराने का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने तराने का आविष्कार किया था, इसको आप नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं। तराने के अंदर कौन कौन सी 2 भाषाएं मिक्स हैं? तो एक तो संस्कृत भाषा मिक्स है और एक अरबी भाषा मिक्स है। ये दोनों भाषा मिक्स है, क्योंकि जो ये क्या कहते हैं, अमीर खुसरो थे, जब भारत आए थे तो ये संस्कृत भाषा को देखकर घबरा गए थे, क्योंकि अरबी भाषा के विद्वान थे और इन्होंने यहाँ का संगीत सीखा। तो वहाँ पे इन्होंने कोशिश की जब गाने की, यहाँ का संगीत हिंदुस्तानी तो गा नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा और अरबी भाषा को जोड़ दिया। तो वो ऐसे शब्द बन गए जिनका कोई भी अर्थ नहीं था। देखो यहाँ पे आगे देखेंगे, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, संस्कृत प्लस अरबी भाषा से मिलकर के तराना गायकी के शब्द बने हैं, जो निरर्थक शब्द हैं। देखो संस्कृत और अरबी भाषा को मिलाकर कुछ ऐसे शब्द पढ़कर गए हिंदुस्तानी राग गए जिनका कोई भी अर्थ नहीं था, वे निरर्थक शब्द ही तराना कहलाते हैं। ये निरर्थक शब्द किससे मिले हैं? दो जो भाषाएं, इनसे मिलकर के ये निरर्थक शब्द बने हैं, ठीक है। अभी इसका अमीर खुसरो ही आएगा, हालांकि इसमें लिखा है ऐसा है, लेकिन आपको अमीर खुसरो बताना है। इसमें देखो लय और जो स्वर की प्रधानता होती है, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तराने में लय और स्वर की प्रधानता होती है। प्रसिद्ध गायक कौन कौन है, कौन से गायक जो प्रसिद्ध हैं तराने के, वो है नत्थू खां और तानरस खां, ठीक है। इसको आप क्लिक कर लो। उद्देश्य क्या होता है? जुबान की जो तैयारी होती है ना, जुबान मतलब हमारी जो आवाज़ जो होती है जुबान, ठीक है, उसकी तैयारी के लिए इसका उद्देश्य है कि भाई अच्छी गला हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी, फास्ट गाएगा। तो स्वर्गीय जो उस्ताद अमीर खान जो थे, उन्होंने कहा था कि जो तराना है वो खुदा की बंदगी है। खुदा की बंदगी क्वेश्चन वैसे मुझे लगता नहीं कि आएगा, लेकिन फिर भी आप कर लो, रिस्क नहीं लेंगे हम। तराना भी ख्याल गायन के प्रकार की गायकी है, ख्याल गायन के प्रकार की। इसमें अच्छा, इसके 2 भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा 2 भाग होते हैं, इसको क्लिक कर लो, ठीक है। इनके शब्द कुछ भी आप लिख सकते हो, तादारे, दीम दीम, तनोम, नोम, तुम, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर तबला और पखावज के शब्द भी तराने के अंदर, तराने के जो बोल होते हैं ना उसमें तबला और पखावज के बोल भी उसमें जुड़ते हैं, और फारसी भाषा के शब्द भी कुछ लोग जोड़ते हैं। कुछ लोग सितार के शब्द भी इसमें जोड़ देते हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, तबला हो गया, सितार हो गया, तो इनके शब्द भी जोड़ देते हैं। बहुत सारी रागों में गाया जाता है। तराना छोटे ख्याल के बाद गाया जाता है भाई। किसके बाद गाया जाता है? छोटा ख्याल, मतलब द्रुत ख्याल के बाद इसको गाया जाता है। और इसकी जो स्पीड होती है, जो इसकी जो गति होती है, इसकी लय होती है, वो
अति द्रुत होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूनिट 1 पॉइंट, मतलब 1 यूनिट हो गई। तब आगे चलते हैं सेकेंड यूनिट में। ठीक है, तो इसके आपको ये कुछ नाम याद कर लेने आपको। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तानपुरे की, तो तानपुरे के आपको ओके, तानपुरे की कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ये तराना, ये तानपुरा है। तो जो गोल लकड़ी होती है वो तुम्बा होता है भाई। गोल लकड़ी तुम्बा, लंबी लकड़ी डांड। गोल लकड़ी तुम्बा, लंबी लकड़ी डांड। 4 होती है इसमें तार, 4 होती है खुटियाँ, खुटियाँ होती है 4 लकड़ी की। ठीक है, तुम्बे को जो ढका जाता है, जिस पट्टी से ढकते हैं, जो फट्टी से, वो है तबली। तबली एक तरह से इसका ढक्कन होता है। तबली के ऊपर लगता है ब्रिज, हाथी के दांत का बना होता है। इसके ऊपर से तार होकर गुजरते हैं। जो लंगोट होती है वहाँ पर तार को कसा जाता है और 4 जो मन के होते हैं वो तार के अंदर डाले जाते हैं और यहाँ से ऊपर जा करके यहाँ पर तार गहन और अटी में से, अटी के ऊपर अटकते हैं, तार गहन में से निकल करके ये खूंटियों पे बंध जाते हैं। ठीक है, गुल का अर्थ होता है जो डांड है, डंडा है, और जो ये तुम्बा है, इन दोनों को जोड़ने का ये काम करता है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आपको उसको देख लेना है यूनिट 2 के बारे में। बाकी देख लेते हैं तानपुरे के अंदर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि देखो तुम्बा जो है वो लौकी का बना होता है, जंगली लौकी का बना होता है। कुछ लोग कद्दू का भी बोल देते हैं, तो कद्दू भी आप लिख सकते हो। इसका अंदर का भाग खोखला होता है और इसकी आकृति गोल होती है। ठीक है, तुम्बे की आकृति गोल होती है। तबली होती है जो उसके ऊपर डाल करके, मतलब भाग होता है जो उसके ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, चपटी लकड़ी होती है, मतलब एक ढक्कन का काम करती है। एक टुकड़े से ढक दिया जाता है, मतलब ढक्कन हो गया ना ये, इसका तुम्बे का ढक्कन हो गया तबली। डांड क्या होती है? लंबी लकड़ी होती है भैया, ये लंबी लकड़ी और ये गोल लकड़ी। तुम्बा होता है जो गोल लकड़ी और डांड होता है जो लंबी लकड़ी। ठीक है, खोखला होता है। इस खुटियाँ किस पर लगी होती हैं? खुटियाँ लगी होती हैं डांड के ऊपर। ठीक है, डांड के ऊपर 4 तार तने रहते हैं। आगे चलते हैं। गुल्लू होता है, देखो तुम्बे और डांड को जोड़ने का स्थान। ठीक है, जोड़ने का जो स्थान है, तुम्बे और डांड को जोड़ देता है एक दूसरे से। ब्रिज का अर्थ होता है, देखो इसको घुड़च और घोड़ी भी कहते हैं, ये शब्द भी याद रख लो। मतलब घुड़च क्या है, घोड़ी क्या है? सर घुड़च घोड़ी क्या होता है बताया नहीं आपने। तो तबली के ऊपर जो एक चौकी बनी होती है वो हाथी दांत की बनी होती है। मतलब ये कि जो ब्रिज है वो हाथी के दांत का बना होता है। आजकल वैसे लकड़ी का ही बनता है, लेकिन अगर पूछ ले कि हाथी के दांत का क्या होता है तो आप बताओगे यहाँ पर ब्रिज होता है। ये देखो प्लास्टिक का भी होता है आज के समय में। आगे चलते हैं। लंगोट, एक कील होती है लोहे की, लंगोट, जहाँ पर तार को कस दिया जाता है। कसना और बांधना दोनों फर्क है। कसने का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपने सबसे पहले क्या होता है, आप जैसे मान लो कोई भी रस्सी है वो कस दी आपने कई किसी जगह पर ताकि वो निकले ना, ये तो कस दिया यहाँ पर कील पर, तो और लास्ट में बांध देते हैं। तो बांधना और कसना दोनों अलग अलग चीज़ है। कसने का अर्थ होता है टाइट करना। अब आगे चलते हैं। मन का, मन का क्या होता है? एक मन का, अच्छा, उतार चढ़ाव करके स्वरों को मिलाने के काम आता है मन का। ठीक है, धागा क्या होता है? धागे से झनकार उत्पन्न होती है। झनकार मतलब गूंज, झनकार मतलब गूंज होती है। ठीक है, गूंज उत्पन्न होती है। आगे चलते धागा धागे एक बार। तार गहन और अटी, ये 2 पट्टियां होती हैं। तार गहन और अटी दोनों पट्टियां ही अलग अलग होती हैं। तो एक पट्टी जिसमें 4 छिद्र होते हैं, तो तार गहन के अंदर तो होते हैं छिद्र। 4 छिद्र किसमें होते हैं? तार गहन में। ठीक है, ठीक है, और जिसके ऊपर तार अटक जाते हैं उसको कहते हैं अटी। ठीक है, अटी पर रख दिया जाता है, तो जिसके ऊपर तार अटकते हैं वो तो हो गया अटी, अटकना अटी। ठीक है, और तार गहन का मतलब जिसमें तार गहन, तारों को ग्रहण कर रहा है वो, तो उसके अंदर तार जा रहे हैं। खुटियाँ कितनी होती हैं? खुटियाँ 4 होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, तानपुरे में तार भी 4 होते हैं। ठीक है, पहले 3 तार लोहे के होते हैं और आखिरी तार पित्तल का होता है। देखो यहाँ पर भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास 4 है। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे पास 4 क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें 4 हैं हमारे पास? तार जो है, तार 4 है। ठीक है, और तार की जो खुटियाँ हैं वो भी 4 हैं। तार गहन में छिद्र कितने हैं? तार गहन के छिद्र, तार गहन के छिद्र भी हमारे 4 हैं। ठीक है, 4 मन के भी 4 होते हैं। ठीक है, धागे भी 4 होते हैं। आगे चलते हैं, जो कि तानपुरे को मिलाने की जो विधि है। ठीक है, तानपुरे के यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 4 तार होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा लोहे का, चौथा पीतल का। पहले तार को मंद्र सप्तक के पंचम पर मिलाते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, मंद्र सप्तक के पंचम पर मिलाया जाता है। और जिन सब, एक क्वेश्चन और बनेगा, तो जिन रागों में पंचम स्वर नहीं होता तो मंद्र सप्तक के शुद्ध मध्यम से उसको मिलाते हैं। शुद्ध मंद्र सप्तक के शुद्ध मध्यम से तार को मिलाते हैं, मतलब माँ से। किसी में पा और माँ दोनों ही नहीं होता, जब पा और माँ दोनों ही ना हो तो वो उसको निषाद से मिलाते हैं, मंद्र सप्तक के निषाद से। क्लियर है ना ये बात आपको? मतलब पहले मिलाते हैं पा से, अगर पा नहीं है तो मिलाते हैं माँ से, मंद्र सप्तक में माँ भी नहीं है तो मिलाते हैं नी से।
ठीक है, ये तो हो गया पहला तार। अब दूसरा और जो तीसरा तार है वो है सा से और सा से, मध्य सप्तक के सा से, और चौथा तार जो है वो मंद्र सप्तक के सा से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दोनों तार है इसको जोड़े का तार भी कहते हैं। तो तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को जोड़े का तार कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों को सदैव मध्य सप्तक के सा से मिलाया जाता है। अंतिम तार को मंद्र सप्तक के सा से मिलाया जाता है, मंद्र सा से मिलाया जाता है। पुरुष तानपुरे के समान स्त्रियों के तानपुरे का भी पहला तार दूसरा लोहे का होता है। ये सब आप देख लेना, ये सेम टू सेम ये चीज़ें हैं। उसके बाद सूक्ष्म मंत्र करने के लिए मनके से क्या होता है, जो मनके से सूक्ष्म अंतर आता है, जो थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है स्वर मिलने में। धागु के प्रयोग से क्या होता है, छनकार उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो यह है काफ़ी हल्का और अंदर से खोखला होता है। देख लो बजने की जो है वो बराबर ही होनी चाहिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पहली तार को हम दूसरी उंगली से दबाते हैं और दूसरे तीसरे और चौथे तार को हम पहली उंगली से दबाते हैं। तो इसी को देख लीजिए, लय हमेशा बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा तीनों राग आपके दिए हुए पाठ्यक्रम में से तीनों रागों में से कौन सा ऐसा राग है जिसके सभी स्वर शुद्ध हैं, तो वो है भोपाली। भोपाली के सभी स्वर शुद्ध होते हैं। कल्याण थाट से कौन सा लिया गया है, ये कल्याण थाट से भोपाली लिया गया है। काफ़ी इसकी थाट है खमाज। तो ये तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, इसमें से आपको देख करके करना पड़ेगा। वादी संवादी आपको याद करने पड़ेंगे, गा धा वाद रेपा गानी। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो, गायन समय भोपाली, वृंदावनी सारंग और खमाज। रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर। ठीक है, खमाज और वृंदावनी सारंग में दोनों नी का प्रयोग होता है और इसमें माओ नी वर्जित होता है। तो इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं। ओढ़व ओढ़व जाति होती है इसकी। ठीक है, इसकी भी ओढ़व ओढ़व जाति होती है वृंदावनी सारंग की, और इसकी षाढ़व संपूर्ण जाति होती है। तीनों ही पूर्वांगवादी राग है। सागापा, सारेपा, सागापा, ये देशकार, सूरमलार और तिलंग संप्रकृतिक राग है इसके। तो ये बड़ा ही आसान। इसके दो वर्जित स्वर भी देख सकते हो, जो कि है ही नहीं, डिलीटेड नोट है ये। मानी वर्जित है, गा और धा वर्जित है, और आरोह में रे वर्जित है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हो आप। एक देखो ये क्वेश्चन, ये देख लो, मोहनम, यहाँ पर मोहनम के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, भोपाली जो राग है इसका नाम मोहनम के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बोले, देखो ये आश्रय थाट, आश्रय राग है। आश्रय राग का मतलब जो अपने ही थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कोई कहेगा कि बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता। बड़ा ख्याल कौन से राग में नहीं गाया जाता, तो बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता खमाज के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, इसमें क्वेश्चन ये बनेंगे कि ताल रूपक में कितनी मात्राएं, तो रूपक में 7 मात्राएं होती हैं। कितने विभाग होते हैं, 3 विभाग होते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे विभाग में, पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे और तीसरे विभाग में 2 मात्राएं। ठीक है ना। दुगुन का मतलब क्या होता है, जब एक मात्रा पर ताल के 2 शब्द हो। ठीक है, तिगुन का अर्थ जब एक मात्रा पर ताल के 3 शब्द हो। चौगुन का अर्थ होता है जब ताल एक मात्रा पर ताल के 4 शब्द हो। ठीक है, 2 का अर्थ क्या होता है, 2 का अर्थ दूसरी ताली। 3 का अर्थ होता है तीसरी ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली। एक्स का अर्थ होता है पहली ताली और सम भी बोलते हैं इसको, पहली ताली। 0 का अर्थ होता है खाली। तो यहाँ पर आप रूपक के बारे में बता सकते हो, बड़ा ही आसान है। इसमें से तो कोई खतरनाक वाला क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस इसमें देख सकते हो। तो कोई यही पढ़ने का है, तो आप इसको ढंग से पढ़ सकते हो कि 12 मात्राओं की ताल होती है। 4 ताल के बारे में 6 विभाग होते हैं, हर विभाग में 2-2 मात्रा। कौन, अच्छा ये आ गया देखो क्वेश्चन। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कौन कौन से विभाग है जिसमें खाली के विभाग कौन कौन से हैं। तो खाली के विभाग हैं तीसरा और 7वां, मतलब तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली है। तो इसके विभाग, ये विभाग कौन से, ये तो मात्राएं होंगी। मात्रा तीसरी और 7वीं पर खाली है। दूसरा और चौथा विभाग, ठीक है, ये देखो दूसरा और चौथा विभाग खाली का है। तो विभाग नंबर 2 और 4, ये विभाग जो है ये खाली के होते हैं, ध्यान रखना। क्लियर, ये यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि 2 विभाग और शब्द भी एक जैसे, दिनता दिनता। क्लियर, आगे चलते हैं। तिलवाड़ा में वही चीज़ें हैं। तिलवाड़ा में 16 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं। तो धा तिरकट धिन दिन, धा धा तीन दिन। तो आप ये देखो कि अब क्वेश्चन बनता है कि तिलवाड़ा ताल में धा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार यूज़ हुआ है। तिलवाड़ा शब्द में तिरकट शब्द कितनी बार यूज़ हुआ है, जो कि अभी पिछले एग्जाम में जो सैंपल पेपर मैंने दिखाया था उसमें था। तिरकट शब्द 1 और 2 बार यूज़ हुआ है। दिन दिन शब्द 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार यूज़ हुआ है। 3, 3, 1, 2 बार यूज़ हुआ है। ता शब्द सिर्फ 1 बार यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। खाली ताली आपको याद करनी पड़ेगी, 9वीं मात्रा पर इसकी खाली होती है। आगे चलते हैं, तानसेन पे आ जाओ। तानसेन का जीवन परिचय, ठीक है, तानसेन का जीवन परिचय है।
यहाँ पर मैंने 1506 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 1532 कर लेते हैं। 1532, ये 1532 है। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तानसेन का जन्म 1532 ईस्वी में 7 मील दूर बेहट नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे है। जो एक फ़कीर थे उनका नाम है मोहम्मद गोस, जिनके आशीर्वाद से तानसेन का जन्म होता है। तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे है वैसे तो, लेकिन एक और बन सकता है जिसके अंदर, क्योंकि 12th में या 10th की जो नोटबुक है उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा तन्ना मिश्र, तन्ना मिश्र। तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो रामतनु है तो रामतनु लिख देना, तन्ना मिश्र है तो तन्ना मिश्र, ये दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। आगे चलते हैं। स्वामी हरिदास उनके गुरुजी का नाम है, तानसेन के गुरु का नाम है। स्वामी हरिदास को उन्होंने शेर की आवाज़ से डराया था। 10 साल तक संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। वृंदावन में संगीत सिखाया उन्होंने, ठीक है ना। तानसेन अपने गुरुजी के साथ, स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे वृंदावन और 10 साल तक वहाँ पर रहे। वापस क्यों लौट के आए? क्योंकि उनके पिता की बीमारी का समाचार उनको मिल गया था। किसके पास रहने लगे थे वो बाद में? मोहम्मद गोस के पास, फ़कीर के पास रहने लगे थे। आगे चलते हैं कि तानसेन की जो शादी हुई थी उसकी पत्नी का नाम है हुसैनी। तानसेन की पत्नी का नाम है हुसैनी, जो कि दासी थी। किसकी दासी थी? मृगनयनी की दासी थी, जो कि बहुत अच्छा गाती थी। तानसेन के पुत्र 4 हैं, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और विलास खां। ठीक है, एक ही पुत्री है सरस्वती नाम से। आगे चलते हैं। राजा अकबर के दरबार में वो गायक थे, राजगायक युक्त हुए थे, राजगायक वो नियुक्त हुए थे वहाँ पर। उन्होंने बहुत सारे रागों की, ठीक है, ध्रुपद उन्होंने गाए हैं। दीपक राग उनका है, मियाँ की तोड़ी उनकी है, मेघ मल्हार उनका है। बहुत सारी रागें उन्होंने खुद ने बनाई है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिन्होंने बहुत सारी रागें खुद की बनाई है, तो आप यहाँ लिख सकते हो तानसेन। क्लियर? आगे चलते हैं। तानसेन ने राजा के दरबार में कौन सा राग गाया था? दीपक राग सुनाया था, जिससे दीपक जल गए थे, बहुत सारे आग लग गई थी, ठीक है, लपटें निकल गई थी। सरस्वती जो है उनकी पुत्री ने उनकी जान की रक्षा की थी, मेघमाला राग गा करके उनकी अपने पिता की प्राणों की रक्षा की थी। अच्छा, वो एक है ना, वो बजाते थे जिसको रबाब नामक एक वाद्य बजाते थे तानसेन, तो ये आप लिख सकते हो, रबाब बजाते थे। आगे तो इतना कुछ है नहीं, बस उनकी जो मृत्यु 1585 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तानसेन का। आगे चलते हैं फैयाज़ खां के बारे में। फैयाज़ खां में से काफ़ी क्वेश्चन आपके आएंगे। फैयाज़ खां, सबसे पहले फैयाज़ खां का जन्म जो हुआ था 1886 ईस्वी में, और आगरा घराने से वो ताल्लुकात रखते थे। उनके पिता का नाम सफदर हुसैन था। आगे चलते हैं। ठीक है, उनको तो स्वर्ण पदक 1906 में मिला था, और 1911 के अंदर उनको आफ्ताब मौसीकी की उपाधि मिली थी। ध्यान रखना, स्वर्ण पदक मिला 2006 में, उल्टा मत लिख कर देना। और जो आफ्ताब मौसीकी जो उनकी उपाधि मिली थी उनको, ठीक है, जो मेडल मिला था वो 1911 में उनको मिला था। सियाजी राव के दरबार में, ठीक है, वो मतलब गायक जो नियुक्त हुए थे। ज्ञान रत्न की उपाधि से सम्मानित किनको किया गया है? वो है फैयाज़ खां को। या उनका एक रिकॉर्ड है बहुत मशहूर हुआ था, जिसका नाम है बाजूबंद खुल जाए, बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ था। गज़ल भी वो गाते थे। इत्र से किसे मोहब्बत है, तो वो है फैयाज़ खां। जबड़े की तानों का प्रयोग करते थे वो, देखो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, जबड़े की तानों का वो प्रयोग करते थे। 250 गीतों की बंदिशें लिखी उन्होंने, कितनी बड़ी बात है। प्रेम पिया, देखो ये लिख लो, प्रेम पिया के उपनाम से, मतलब उनका जो एक पेट नेम होता था, जिनको प्यार से बोलते हैं, निक नेम बोलते हैं शायद उसको, निक नेम इनका क्या है? प्रेम पिया के नाम से इन्होंने अपना एक नाम, इनका जो मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 5 नवंबर 1950 को इनकी हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, सदारंग के बारे में देख लेते हैं। सदारंग का नाम है नियामत खां। सबसे पहले तो ये देखो, नियामत खां के नाम से सदारंग को जाना जाता है। सदारंग का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम परमोल खां था। तो ये 18वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बंदिशों में किस नाम का प्रयोग ज़्यादा किया? उन्होंने अपनी बंदिशों में प्रयोग किया है सदा रंगीले मोहम्मद शाह। ठीक है, जो भी बंदिश ऐसी मिलेगी वो सदारंग की मानी जाती हैं। वो एक बीनकार अथवा वीणा वादक थे। मोहम्मद शाह रंगीले को प्रसन्न करने के लिए, जो वहाँ का जो राजा था, ठीक है, उनको प्रसन्न करने के लिए वो गाते थे। उनके 2 शिष्य थे, इनका नाम था बहादुर और दुल्ला। ये भी आपको देख लेना, नोट कर लेना। सदारंग ने ख्याल गायन शैली की भी रचना की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने राग बनाए थे। इनकी जो मृत्यु है, सदारंग की मृत्यु 1748 ईस्वी में
हो गई थी। ठीक है, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं जो उनके शिष्य रहे, पलुस्कर के, ध्यान रखना, ओमकानाथ ठाकुर जी। इनका जन्म हुआ था 24 जून 1897 में। जहाज नामक जो एक गांव था उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गौरी शंकर ठाकुर, माता का नाम झवेरवा था। 1916 में गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बना करके लाहौर भेज दिया था। वो लाहौर के बन गए थे। ठीक है, जो प्रिंसिपल महाविद्यालय जो वहाँ का है, गंधर्व महाविद्यालय के प्रिंसिपल बन गए थे। उनकी पत्नी का नाम इंदिरा देवी था। 1922 में उनकी शादी हुई थी। तो ये पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ सकते हो। नेपाल के अतिरिक्त उन्होंने इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड में अपनी परफॉर्मेंस दी। देखो, उन्होंने 1938 में संगीतांजलि एक पुस्तक लिखी थी। तो और भी कुछ मैंने यहाँ पे अंडरलाइन पहले कर दिए। तो जो संगीत मार्तंड है वो 1930 के अंदर इनको मिला था। 1933 में इनको मिला था विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय की तरफ से, है ना, संगीत सम्राट का इनको खिताब मिला था। 1955 में इनको पद्मश्री की उपाधि मिली थी। 1950 के अंदर श्री कला संगीत भारती के नाम से संगीत महाविद्यालय की स्थापना इनके हाथों हुई थी। और उनका मतलब हुई थी, जो उनके अध्यक्ष इनको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था संगीत श्री कला संगीत भारती। आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि 28 दिसंबर 1967 में 67 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये आपका टोटल एक एक नंबर के आपके क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए। तो आपको जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन बाकी आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जो जो मैंने बताने थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो आपको मैंने बता दिए हैं। और अगर मुझे लगेगा कि कुछ और बताना है तो मैं देख लूँगा, बता दूंगा। बाकी मुझे अभी तक लगता नहीं कि कुछ और बताना है। बस अब विलंबित ख्याल का आपको बताना है, वो मैं जल्दी बता देता हूँ विलंबित ख्याल। और आपको रागों का एलोब्रेशन भी मैंने बता दिया, राग पहचानना कैसे, बस उसकी एक वीडियो में डाल देता हूँ आजकल में, वो भी आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी पूछना पूछ रही है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव।